अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम ने कल पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मैच जीता। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने एक बड़ा टोटल सेट किया और फ़खर ज़मान जो उनके ओपनर हैं काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और अब टॉप स्कोरर भी बन गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। गो के सिर्फ 5 रन आगे हैं शान मसूद से, लेकिन टॉप स्कोरर बन गए हैं। कैप हनीफ मोहम्मद का जो है वो उनके पास चला गया है और ज़ल्मी की टीम जो है उसे दूसरी शिकस्त हुई है। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा। इस्लामाबाद को पिछले मैच में मुल्तान से शिकस्त हुई, जबकि कोयटा की टीम 3 में से 2 मैचेस हार चुकी है। तो दोनों ही टीमें आज के मैच में फतह हासिल करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स ने किस तरह पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कामयाबी हासिल की, तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की जानिब से। जमान खान जो कि उनके बॉलर हैं 3 विकेटें ली, शाहीन शाह ने 2 विकेटें ली और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उसमें शामिल थी हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई की। अगर वो विकेट पर ठहर जाएं तो फिर किसी भी बॉलिंग लाइन को जो है वो तहस नहस कर देते हैं। दिलचस्प होते जा रहे हैं। मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। तो दिलचस्प होते जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस। और जिस तरह हमने 6 मैचेस में देखा टॉस जीतने वाली टीम जीती और अब लगातार 3 मैचेस में टॉस हारने वाली टीम जो है वो मैच जीत गई। तो दिलचस्प हो रहे हैं मैचेस। देखिए, एक तो ये जिंक्स टूटा है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है कि आप टॉस जीतें तो फिर आपको इतना साइकोलॉजिकल एज हो जाए कि आप मैच जीतें। तो ये लगातार 3 मैचेस में टॉस हारने वाली टीम मैच जीत रही है, तो ये तो एक वो चीज़ में तो बहरहाल अब इतना नफसाती बर्तरी नहीं होगी टॉस जीतने वाली टीम को। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 3 मैचेस हुए भी बहुत अच्छे हैं। कोयटा का मैच ही बहुत अच्छा था और जो गुज़िश्ता रोज़ मैच था उससे पहले दिन मैच था, तीनों मैच बहुत अच्छे हुए हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नज़र आया है कि एक तो हाई स्कोरिंग मैच है। जब हाई स्कोरिंग मैच होते हैं 400 रन बनते हैं 40 ओवर्स में, तो फिर वैसे ही उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। तो अब जैसे जैसे ये मज़ीद आगे जाएगा मुझे लगता है दिलचस्पी बढ़ेगी। कहाँ आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी से गलती हुई? 199 रन उन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए खाए। वाब रियाज को मैं देख रहा था मैच के बाद, उन्होंने ट्वीट किया कि 20 से 25 रन हमने थोड़े एक्स्ट्रा दे दिए। तो लगते हैं बॉलिंग में थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के। देखिए, बात ये कि जब 200 या राउंड का टारगेट होता है ना तो उसके लिए आपको टीम को कई चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका जो ओपनिंग स्टैंड है ना वो अच्छा हो। अगर ओपनर्स अच्छा आगाज़ दे दें तो वो, लेकिन बहुत ही क्लासिक डिलीवरी थी जिस पर ज़ादाई को बोल्ड किया है, वो बिल्कुल नहीं खेल सके उस गेंद को, उनकी परफेक्ट जोकर डिलीवरी। तो वो एक कसा बना क्योंकि ज़ादाई पहली दफ़ा खेल रहे थे कोविड के बाद परफेक्ट होकर, तो उनका बगैर किसी रन पे आउट हो जाना, यानी ओपनिंग उनकी 94 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी लाहौर की, इनकी 0 पर पहले विकेट गिर गई ये। उसके बाद हमने देखा कि कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनी, रेगुलर इंटरवल से विकेटें गिरती रहीं। कोशिश ज़रूर की कामरान अकमल ने भी और हैदर अली ने भी, लेकिन चांसेस भी बहुत मिले हैं तमाम को। 5 से 6 बार आसानी कैच लाहौर ने छोड़े हैं, उसके बावजूद भी 20 रन के डिफरेंस का मतलब है कि पेशावर की टीम बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जो उसको दिखानी चाहिए थी। 1 आध 2 अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए थी क्योंकि जाहिर है रन बॉल भी पड़ रहा था, तो आपको चीज़ें देखनी चाहिए थी। मेरे ख्याल है नज़र आ गया था वहाब रियाज को भी जब 4-5 खिलाड़ी आउट हुए थे कि यार बहुत मुश्किल है, इसीलिए एक बड़ा फासला होता है। 20 रन का एक बड़ा मार्जिन होता है अगर हम T20 की बात करें तो। बिल्कुल, कल एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। लाहौर कलंदर्स ने बड़ा स्कोर किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी हदफ के ताक़ुब के करीब तो जा रही थी लेकिन पहुंच नहीं सकी। कल काफ़ी बाउंड्रीज भी लगी। तो T20 क्रिकेट में अगर आप पावर प्ले का फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपने जो मोमेंटम है उसे हासिल कर लेते हैं और यही कर रहे हैं। फ़खर ज़मान अपनी टीम को अच्छा आगाज़ दे रहे हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले कल जो मैच हुआ लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उस पर जो है बात कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी से बॉलिंग में काफ़ी गलतियाँ हुई और फिर बैटिंग में भी उनकी विकेटें जो है वो वक्फे से गिरती रहीं, जिसके बायस जो है वो हदफ तक ना पहुँच सके। वही सब लियाम लिविंगस्टन को भी आना है पेशावर ज़ल्मी की टीम में। तो आप समझते हैं इनफॉर्म भी हैं और अच्छे बैटर भी हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आप समझते हैं कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन पर? नहीं, बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्योंकि वो वहाँ भी बहुत अच्छा खेले हैं। इवन साकिब महमूद को भी उनकी बॉलिंग में भी आना है, दोनों को आना है, तो बॉलिंग में भी बेहतरी होगी और वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं लिविंगस्टन, और बैटिंग तो उनकी बहुत ही अच्छी है। वक्त तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पेशावर का भी जैसे आप और मैं देख रहे थे अभी पॉइंट टेबल पर कि उनकी नेट रन रेट जो है वो माइनस में, और खासा -1.1 है जो किसी भी टीम का नहीं है। उसका मतलब है कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि उन्हें मार्जिन से देखना है।
वहाब रियाज खासे कंसर्न नजर आ रहे थे कल भी। तो अब उनके थिंक टैंक को बैठना है, मैनेजमेंट को सोचना है कि यहीं से अगर आगे निकले तो निकले, वरना फिर टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल ना हो जाए। वैसे अगर अब पेशावर की परफॉर्मेंस देखें तो शुएब मलिक की क़यादत में उन्होंने पहला मैच जो है वो जीता, फिर वहाब रियाज की वापसी हुई और दोनों मैच पेशावर ज़ल्मी की टीम हार गई। तो समझते हैं कि कप्तानी का भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नहीं देखिए, कप्तान तो उसमें वही थे, वहाब रियाजी थे। अब उनके साथ एक कोविड वाली सिचुएशन हो गई तो दिया गया है शुएब मलिक को। अब चूंकि पहले मैच में शुएब मलिक अच्छा खेल गए और मैच भी जितवा दिया तो शायद इस तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, बहुत अरसे से यही वहाब रियाज कप्तानी कर रहे हैं। तो कप्तानी का इशू नहीं, ओवरऑल टीम का इशू है। अब देखिए ना, बैटिंग बॉलिंग पूरा जो कम्बिनेशन है ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। खासतौर से बॉलिंग में बहुत अच्छा। देखिए ना, सलमान इरशाद जो है वो ओवर करा रहे हैं, तो चीज़ें फिर समझने की होंगी ना कि आखिर में फिर उनकी पिटाई हो रही है। तो आपके पास एक बॉलर भी शॉट है जो डेथ ओवर्स के लिए हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल, और लाहौर कलंदर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक मुकम्मल स्क्वाड जो है वो उन्हें हमें नज़र आ रहा है। मुल्तान सुल्तान के बाद अगर किसी टीम को देखें, दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुल्तान टाइटल का दिफा कर रही है। लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो अभी तक टाइटल नहीं जीत पाई है। तो आप समझते हैं राशिद खान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, फ़खर जमान और इन सब की मौजूदगी में इस मरतबा लाहौर कलंदर्स जो है वो ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, बॉलिंग तो जैसी लाहौर की है ना, उतनी मजबूत तो मेरा ख्याल है किसी की बॉलिंग नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी और राशिद खान तो इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर हैं। और राशिद खान तो बैटिंग में भी अच्छा बहुत अच्छी, वो तो कैमियो इनिंग्स के माहिर हैं। हम लोग को शायद इतना पता नहीं। कल उन्होंने 8 गेंदों पर 22 रन बना के बता दिया था। मैंने इनकी एक दो इनिंग्स IPL में भी देखी इसी तरह से जा रहे हैं ना। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी इन्होंने कैमियो। बिल्कुल ये बेसिकली ये बॉलिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। वो जो कैमियो इनिंग्स खेलते हैं ना, ऑन स्लॉट जिसे कहते हैं, कि जा रहे हैं ना, मिजाज की जो ज़रूरत होती है, वो कल हमने देखा इनमें। लेकिन अब इनके हारिस रऊफ तेज़ तरीन बॉलर, उन भी बहुत मेहनत करते हैं बहुत। तो बॉलिंग में तो मेरा ख्याल है लाहौर इस वक्त बहुत अच्छी है। बैटिंग में देखना होगा इमरान के, अगर लाहौर की टीम किसी मैच में ये अर्ली आउट हो जाते हैं फ़खर जमान, तो उनके बैट्समैन क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अभी तो अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप इनको मिल रही है। अब अब्दुल्ला शफीक अच्छे खेल रहे हैं और इनका तो जवाब नहीं। 248 रन के साथ आपने बताया टॉप स्कोरर हैं। 187 का इनका स्ट्राइक रेट है, 82 का, बहुत अच्छा इस वक्त जो है अपनी बेहतरीन फॉर्म में है और क्लीन हिट लगा रहे हैं और अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। तो देखना सिर्फ लाहौर का ये है कि क्या मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो 30 40 ही बना पाते हैं या कोई मैच में इनिंग्स खेलते हैं। दीगर उनके जो बैट्समैन हैं वो क्या करते हैं जिस दिन फ़खर जमान अर्ली आउट हुए। तो ये थोड़ा सा उनका एक मुझे इशू नज़र आता है। बाकी बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग है। कल के मैच में शाहीन शाह अफरीदी की एक बॉल जो है वो विकेट पर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरी हैरानकुन तौर पर। हालांकि काफ़ी तेज़ गेंद थी वो, बिल्कुल एक हैरानकुन था। काफ़ी स्पीड से गेंद जो है वो स्टंप्स पर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरे। मुनीर साहब, आज भी एक अच्छा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अपर हैंड तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही लग रहा है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट, चाहे 160 रन चेज़ कर रहे हो, चाहे 200 रन चेज़ कर रहे हो। उनका एक मिशन है कि जाके विकेट पर अटैक करना है, तो अपर हैंड है उनका आज। नो डाउट अपर हैंड है। और जिस तरह शादाब को हम देख रहे हैं कि शादाब ने फ्रंट से लीड किया है, 91 रन की बहुत ही जानदार इनिंग्स खेली थी। 9 छक्के 5 चौके लगाए थे और जिस तरह से वो लेके चले थे ऑलमोस्ट विक्ट्री वाली लाइन पे तो उन्होंने टीम को लगा दिया था। दीगर खिलाड़ी उनके नहीं चल सके। फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, जिनसे उम्मीदें थी कि वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस देंगे, वो नहीं दे सके, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है। लेकिन आज के मैच में बिल्कुल एज है इस्लामाबाद का। जिस तरह यूनाइटेड होके खेल रही है इस्लामाबाद, नाम भी उनका यूनाइटेड है, टीम भी हमें यूनाइटेड एज एन यूनिट नज़र आ रही है, तो उसमें तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कोयटा को भी एक एज मिला है कि शाहिद अफरीदी दस्तियाब हैं, जेम्स विंस है उनके पास, तो थोड़ा सा उनको एज मिला है। और दूसरा विव रिचर्ड्स उनके जो है डग आउट में आ गए हैं, जिससे काफ़ी वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा और परफॉर्मेंस में कोयटा अगर हम देखें परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। एक मैच जीते हैं, 2 मैच वो जिस तरीके से हारे हैं बिल्कुल एंड पर जाकर, वो जीत सकते थे। अगर वो 1 इंच भी छक्का बाहर होता तो वो जीत सकते थे। तो फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस से। देखिए, डग आउट में रिचर्ड्स के आने से बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, शाहिद अफरीदी आने से बॉलिंग में फ़र्क पड़ेगा, जेम्स विंस के आने से बैटिंग में फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन आप और हम खुद भी ये देख रहे हैं, अगर हम टॉप टीमों की बात करें तो उसमें कोयटा भी हमें नज़र नहीं आ रही।
अनलेस एंटिल को कोयटा की टीम जो है वो कम बैक करे और अच्छे अपने मैचेस जीते। आप खुद भी यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का आपको एज लग रहा है, इसका मतलब है कोयटा की टीम अच्छी इतनी नहीं है जो हम सोच के लाए थे। टीम बहुत अच्छी है उनकी, खिलाड़ी भी उनके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो चल नहीं रहे, क्लिक नहीं करते। कि मैच जीतना सब कुछ होता है ना, 1 रन से जीते या 1 विकेट से जीते, अगर आप मैच जीत गए तो फिर चीज़ें छुप जाती हैं। कोयटा में अभी थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है। कोयटा की टीम, एक तो जो कोयटा के फैंस हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इस वक्त बड़ी सिचुएशन है कि क्या वजह है कि इतनी अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है, कम्बिनेशन अच्छा है, सब कुछ है। नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हसनैन ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग भी इनकी अच्छी है। उसके बावजूद हम क्यों इनको भी रेट नहीं कर रहे इस मैच में? हमें 50-50 रेट करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखना है कि क्या कोयटा की क्या गलतियां हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच है आज उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन सी टीम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स का चौथा है और इस्लामाबाद की टीम भी पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त बेहतर पोजीशन पर है। मैच पर हमने गुफ्तगू की, कल एक वाक़या हुआ, सलमान बट ने तनकीद की सरफराज अहमद पर, फिर सरफराज अहमद ने भी जवाब दिया। तो क्या समझते हैं, जवाब देना चाहिए था सरफराज को या फिर इग्नोर करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो रूट कॉज देखना चाहिए ना कि क्या वजह थी जो ये बात की गई। मैंने वो क्लिप सुना है जिसमें उन्होंने बात की है। मेरे ख्याल है थोड़ा सा जो उनका अंदाज था ना, थोड़ा ह्यूमिलेट करने का था। जो सलमान बट ने जिस तरह बात की थी, अंदाज से बड़ा फर्क पड़ जाता है। देखिए, जो बात उन्होंने कही है कि उसको पोलाइट वे में कहते, तो लेकिन उन्होंने बाकायदा जैसे चढ़ के कहने की कोशिश की जो बुरा लगा। तमाम सरफराज के फैंस जो हैं उनको भी बुरा लगा। मेरे ख्याल ये चीज़ इस तरह से नहीं कहने की ज़रूरत थी। आपको एक मैसेज देना था तो आप दे सकते हैं। आप ये नहीं कि आप ज़रूरी है कि उसको बुरा लगा होगा। देखिए, सरफराज कभी भी देते नहीं। उनका ट्वीट आने का मकसद ये है कि जाहिर है अब उनको पर्सनल एक चीज़ लगी। सरफराज का ये कहना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रा सी मैंने जो नोट की, वो ब्रॉडकास्टर्स भी कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं सरफराज को। हर बॉल के बाद उन पर कैमरा, इवन आप ग्राउंड में हो तो ये बात भी आती है। इवन जब वो उस दिन डग आउट में बैठे हुए थे तब भी हर बॉल के बाद जो आखिरी के 3-4 ओवर थे, कैमरा सरफराज अहमद के ऊपर जा रहा था। फोकस थोड़ा ज़्यादा उन पर है, मुझे लग रहा है। उस फोकस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनके बारे में ये है ना कि वो हर गेंद के बाद वो रिएक्शन दिखाते हैं, तो शायद इसके वजह से। लेकिन ये शुरू से सरफराज के है, कोई ये अभी ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है। देखिए, सरफराज को आप बड़ा खिलाड़ी तो मान कोई उसमें है ही नहीं, इनकार नहीं है। जी शायद ने आपको अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, T20 में 2.5 साल तक वर्ल्ड नंबर 1 रखा, 11 लगातार T20 सीरीज जीती, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की। वो तो उसका कोई, उसके बारे में तो आप उनकी बड़ाई के बारे, ठीक है। आजकल जो है वो रिजवान माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन तो जगह ही नहीं बनती। ना वो विकेट कीपिंग में कोई झोल दिखा रहे हैं, ना वो बैटिंग में दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरफराज वो हैं। कोयटा की टीम जब से वाहिद कप्तान है कि जो फ्रेंचाइज के जो कभी चेंज नहीं हुए, जब से शुरू हुआ है PSL, जब से वो कप्तानी कर रहे हैं। और कोयटा के जो ओनर है उनको इतना इत्मीनान है इनके ऊपर कि उनका कहना ये है कि जब तक ये फिट है, ये खेलना चाहिए, कप्तान। और वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने आज तक PSL का मैच मिस नहीं किया है। जमान खान की विकेट आपने देखी, और कोयटा और इस्लामाबाद के मैच पर हम बात कर रहे हैं, तो ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से अब ये सिलसिला। और मिडल ऑफ द टूर्नामेंट सरफराज अहमद ने जवाब भी दिया, और कल उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिली। कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया, सलमान बट को भी क्रिटिसाइज बहुत सारे लोगों ने किया। तो मेरे ख्याल है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, ख़त्म सरफराज की तरफ से तो सरफराज नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था, ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि देखिए, उनके पास तो एक प्लेटफॉर्म है, वो तो अब इस बात को लेके और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मज़ीद इस पर बातें बढ़ा सकते हैं जो मज़ीद शायद बुरा लगे। ना करते सरफराज, बेहतर ये था कि अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से जवाब देते। मुझे ये बताएं इमरान कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स आगे 3-4 मैचेस जीत जाती है, फिर सलमान बट खुद खामोश हो जाएंगे। बिल्कुल, और देखते हैं कि आज कोयटा ग्लैडिएटर की टीम परफॉर्मेंस से जवाब देती है नहीं। एक मजबूत टीम के खिलाफ उनका मैच है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और आज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक अच्छी खबर जो फैंस के हवाले से है वो सामने आई है, क्योंकि कराची में सिर्फ 25% फैंस को जो है वो इस स्टेडियम में मैचेस देखने की इजाज़त थी। तो लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये
कोशिश कर रहा है कि 50% जो है फैंस हों, और एनसीओसी से उन्होंने इजाज़त भी तलब की। इस हवाले से 1-2 रोज़ में फैसला होगा, क्योंकि लाहौर में केसेस जो हैं वो कम है। कराची में बच्चे भी अलाउ नहीं थे, जिसकी वजह से फैमिलीज़ भी माइनस हो गई। तो लाहौर में ये कोशिश की जा रही है कि फैमिलीज़ भी जो हैं वो स्टेडियम में बैठकर मैचेस देख सकें। क्या समझते हैं मुनीर हक साहब, फैंस नहीं होंगे तो लीग का जो है वो मज़ा नहीं होगा? अब कोरोना की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब ज़रूर हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि लाहौर में केसेस की तादाद कराची से काफ़ी कम है, तो मिल जाएगी 50% की ये इजाज़त। तो देखें दुनिया भर में हो रहा है। अभी एक इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू हो रही है 6 फरवरी से अहमदाबाद में। वो सुना है क्लोज डोर में होगी, वहाँ बिल्कुल एक भी अलाउ नहीं है। इस तरह और भी जगह हम देख रहे हैं। तो यहाँ 25%, क्योंकि जिस वक्त ये शुरू हुआ था आपको पता है लास्ट वीक बहुत ज़्यादा कराची में हर दूसरा आदमी आपको नज़ला ज़ुकाम में का शिकार नज़र आ रहा था। तो वो तो मेरे ख्याल ज़रूरी चीज़ थी। और जहाँ बच्चे नहीं होते, वो PSL में ख़ास तौर से छोटे बच्चे और फैमिलीज ना हो, तो वो फीकी पड़ जाती है, मान पड़ जाती है। तो अच्छा है NCOC परमिशन दे, 50, 60, 70 जितना भी % इंक्रीज़ होता है। और मैचेस भी वहाँ आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि और मुश्किल मैचेस होते जाएंगे टीमों के लिए, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कि NCOC कितनी इजाज़त देता है, लेकिन जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, फैंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा होगा अगर 50% की इजाज़त मिल जाए। इस्लामाबाद और कोयटा के मैच पर हमने बात की, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स और ज़ल्मी का जो मैच हुआ उस पर भी बात की, लेकिन एक बड़ी फ्रेंचाइज जो कि PSL 5 का टाइटल जो है वो जीत चुकी है, कराची किंग्स की टीम मुश्किलात से दो चार है, लेकिन थोड़ा सा सहारा उनको अब ज़रूर मिला है। मोहम्मद आमिर थोड़े फिट हुए हैं, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं। और क्रिस जॉर्डन ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो समझते हैं कितना फर्क पड़ेगा। और अब तो मस्ट विन हो गया है कराची किंग्स के लिए। 3 मैच वो लोग हार गए, चौथा भी हारते हैं तो फिर आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो देखिए, अब 7 मैच उनके पास रह गए हैं। अब तो उनको ऑल आउट जाना होगा। अब उनके पास हारने की गुंजाइश तो नहीं है। जैसे आपने कहा 4 हार गए, तो फिर 5-6 तो जीतने होते हैं आपको, दूसरी टीमें नहीं तो जीत के निकल जाएंगी। पिछले 3 पहले इब्तदाई 3 मैचेस बहुत ख़राब रहे। जितना भरोसा इनकी टीम और जितना डिपेंड करती है इनके ऊपर, बाबर आजम के ऊपर, वो 91 बॉल्स पर 96 उन्होंने 3 मैचेस में बनाए हैं अभी तक। जो रन बॉल तो नहीं चलता है T20, वनडे में भी नहीं चलता, तो T20 में कहाँ चलेगा? तो वो देखना होगा। प्लस टीम भी बिखरी हुई है, थोड़ा सा शिराजा जिसे कहते हैं ना, बिखरा हुआ, मज़ा नहीं आ रहा। वो खुद पता नहीं एफर्ट नहीं कर रहे हैं या क्या चीज़ है, जीतने के लिए मैदान में नहीं उतर रहे हैं। प्लेयर, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, कॉकबेन या कॉकटेन, वो भी कराची किंग्स में शामिल है, तो वो भी अराइव कर चुके हैं। मेरे ख्याल है कल के मैच के लिए दस्तयाब होंगे वो। ठीक है, अच्छा है। लेकिन बॉलिंग में तो देखें अच्छी किस टाइप के, मतलब ऐसे प्लेयर हैं कि मिडिल ऑर्डर में संभाल सकें टीम को? मुझे अंदाजा नहीं है इयान कॉकबेन के बारे में इतना, लेकिन लिया गया है तो जाहिर है कुछ तो उनमें देखा गया होगा। तो मुझे इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता। लेकिन बॉलिंग में देखें, क्रिस जॉर्डन का शुमार जो है ना डेथ ओवर्स के सबसे अच्छे इस वक्त बॉलर में होता है। वो नहीं इतना पिटाई होती उनकी, जैसे डेथ ओवर्स में 19, 20, 24 रन बन जाते हैं, इस तरह के नहीं होता। आमिर आएंगे तो आमिर को जाहिर है, देखिए आमिर के पास इस वक्त पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत बताने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है। तो अब वो खेलेंगे, अब फिट हो जाते हैं, पूरी तरह खेलते हैं। कल मैं देख रहा था नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल फिट अभी भी ना रहे थे, थोड़ी पट्टियां बैंडेज वगैरह उनकी हुई हुई थी, लेकिन मुकम्मल रिदम में बॉलिंग नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब चूंकि डू और डाई सिचुएशन आ गई है कराची के लिए, तो अगर 80% फिट भी हैं तो भी शायद इनको खिलाया जाएगा। लेकिन क्रिस जॉर्डन के आने से अब उनका क्वारंटीन कब खत्म होगा, 1-2 रोज़ में, तो अगर क्रिस जॉर्डन आएंगे तो उससे तो फर्क बॉलिंग में बहरहाल पड़ना है। लेकिन ओवरऑल चीज़ें देखी जाती है ना, बहुत बड़े नाम पे चीज़ें हर वक्त नहीं चलती। आपके छोटे प्लेयर, आपके विल स्मिथ नया नाम था ना, कितनी जबरदस्त क्या हुआ है, मतलब इतनी जबरदस्त फॉर्म में PSL में आए हैं, वो टच में नहीं है। वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खिलाड़ी का एकदम से फॉर्म खराब हो जाता है। प्रेशर किसका? कप्तानी का प्रेशर? नहीं, कप्तानी का प्रेशर नहीं, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो वो प्रेशर तो नहीं। कप्तान तो इनको बनाना एक सही फैसला था कि जो आपके इंटरनेशनल तीनों कप्तान हो, यहाँ पर एज ए प्लेयर खेले तो अच्छा नहीं लगे, वो इशू नहीं है। बस ये कि टीम हार रही है तो हर चीज़ जो है वो फिर ख़राब लगने लगती है ना। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कप्तान होता है कि वही मेन प्लेयर हैं, वही जितवा भी चुके हैं कराची को। कराची ने अब टाइटल जीता तो उन्होंने फाइनल में और उससे पहले स्कोर किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि 3-3 मैच हार जाना लगातार, और उसके बाद तो फिर अब गलती गुंजाइश निश्ता कहते हैं ना, तो कराची के पास नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ लीग में, मैंने ये नोट किया है कि ओपनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शर्जील खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर शान मसूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कामरान अकमल कलाया अच्छा परफॉर्म किया, विल स्पीड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स एलेक्स हेल्स, हेल्स, तो बिल्कुल। ओपनिंग का गेम लग रहा है। पावर प्ले में टीमें भरपूर फायदा उठा रही है। बिल्कुल, अभी तक जब तक पॉल स्टर्लिंग हैं 1-2 मैचेस, क्योंकि वो कराची लेग के बाद तो चले जाएंगे, तो पॉल स्टर्लिंग जो है वो जब तक अवेलेबल है मेरा ख्याल है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एलेक्स हेल्स भी मुझे वैसे ही टच में नजर आ रहे हैं जैसे फखर जमान नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में, ये बहुत अच्छा है उनके लिए, इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल, और ज़बरदस्त फॉर्म में ओपनिंग बैट्समैन जो है वो नज़र आ रहे हैं। आज देखना है कि जेम्स विंस अगर खेलेंगे तो वो कहाँ पर खेलेंगे और कहाँ पर खेलेंगे, और क्योंकि बेन डकेट ने गुज़िश्ता मैच में जो है वो रन्स स्कोर किए हैं और विल स्मिथ भी रन स्कोर कर रहे हैं, एहसान अली एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो जेम्स विंस कहाँ पर खेलेंगे ये देखना होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और इस्लामाबाद की टीम जो है वो क्या तब्दीलियाँ करती है आज के मैच के लिए, क्योंकि कोयटा के लिए ये मैच जो है वो मस्ट विन है। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ एक नए होस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।